आज हम आप लोगों को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम अथवा आणविक कैंची या इसे ही अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आणविक कैंची किसे कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। यानी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है इसे ही आणविक कैंची अथवा अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने 1962-63 में की थी। हम सभी लोग कैंची के बारे में जानते ही हैं, जिसका काम क्या होता है, काटना। लेकिन यहाँ पर आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स की बात की गई है। तो ये क्या है, चलिए जानते हैं। तो आणविक कैंची अथवा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो मुख्यतः बैक्टीरिया द्वारा वायरल डीएनए से आत्मरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विशिष्ट एंजाइम है जिनका निर्माण बैक्टीरिया करती है। और किस लिए करती है, तो वायरस के डीएनए से बचने के लिए या उससे आत्मरक्षा के लिए करती है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये है बैक्टीरिया अथवा उसकी कोशिका या सेल। अब इस बैक्टीरिया अथवा जीवाणु का अपना खुद का एक डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का भी तो डीएनए होगा। अब मान लेते हैं कि इस बैक्टीरिया पर किसी विषाणु ने अटैक कर दिया। कोई विषाणु है, उसने क्या किया कि इस बैक्टीरिया के कोशिका पर या बैक्टीरिया पर अटैक कर दिया। तो बैक्टीरिया पर कौन सा विषाणु अटैक करता है या कौन सा वायरस अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस। यदि आप लोग बैक्टीरियोफेज क्या है, इसकी संरचना, इसकी लाइफ साइकिल आदि सभी के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अब इस बैक्टीरिया पर किसी वायरस ने अटैक किया और अटैक करने पर अपने डीएनए को बैक्टीरिया की कोशिका या सेल में डाल दिया, जिसे वायरल डीएनए कहते हैं। ये कौन सा डीएनए है, क्योंकि वायरस का डीएनए है इसलिए इसे क्या कहा गया है, वायरल डीएनए कहा गया है। इसलिए परिभाषा में वायरल डीएनए था। और इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहेंगे, बैक्टीरियल डीएनए कहेंगे। जो बैक्टीरिया का डीएनए है बैक्टीरियल डीएनए हुआ, जो वायरस का डीएनए है वो वायरल डीएनए हुआ। अब वायरल डीएनए बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो उसने यहाँ पर डाला है अपना डीएनए, तो ये क्या करेगा कि बैक्टीरिया को नुकसान करेगा। इसीलिए वायरल डीएनए से बचने के लिए, यानी इस डीएनए से बचने के लिए जो वायरस ने डाला है, इससे बचने के लिए बैक्टीरिया में एक नया तगड़ा एंजाइम बनता है। उसी समय बैक्टीरिया में एक नया एंजाइम मॉडिफाइड होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। जो एंजाइम बनता है उसका काम क्या है कि वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। और इसी एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहा जाता है अथवा अंग्रेजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और इसे ही आणविक कैंची भी कहा जाता है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि इसी को आणविक कैंची अथवा मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तो ये एंजाइम उस वायरल डीएनए को बीच बीच से काट देता है। जो एंजाइम है ये अपनी कैंची लेकर के जाता है और बीच बीच से उसको काट देता है, या कह लीजिए कि खंड खंड कर देता है। इसी कारण इसे आणविक कैंची बोला जाता है। अब जब वायरस का डीएनए खंड खंड हो जाता है, जगह जगह से कट जाता है, तो वो अपना असर नहीं दिखा पाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि इसे रिस्ट्रिक्शंस क्यों कहा जाता है। तो ये वायरल डीएनए की ग्रोथ को रोकता है, उसे रिस्ट्रिक्ट करता है या उसे बढ़ने से रोकता है, इसीलिए इसे रिस्ट्रिक्शंस बोला जाता है या प्रतिबंधन कहते हैं। प्रतिबंध लगाता है, इसलिए क्या हुआ, प्रतिबंधन हो गया। ये एंजाइम डीएनए द्विक में पाए जाने वाले उन विशिष्ट नाइट्रोजनस क्षारक क्रमों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में समान होते हैं। इन्हें पैलिड्रोम्स कहते हैं। तो इस पैरा का अर्थ है कि यदि डीएनए के 5' से 3' वाले स्ट्रैंड पर नाइट्रोजन बेसेस का क्रम GAATTC है और दूसरे स्ट्रैंड 3' से 5' वाले पर 5 प्राइम से पढ़ने पर, कहाँ से पढ़ेंगे तो 5 प्राइम से दूसरे वाले पर भी पढ़ेंगे, 5 प्राइम से पढ़ने पर यदि अनुक्रम GAATTC ही है, यानी जो पहले था वही इसमें भी है, तो उसे ही
पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। मतलब पैलिंड्रोम्स पर डीएनए अणु के दोनों रज्जुओं में समान क्षारक अनुक्रम पाए जाते हैं। जो पैलिंड्रोम्स हैं इन पर क्या होता है कि जो डीएनए अणु के दोनों रज्जु होते हैं उनमें समान क्षारक होते हैं। तो यदि एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाए कि पैलिंड्रोम्स क्या है, पैलिंड्रोम्स किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे कि अक्षरों का वह समूह या वह शब्द जो आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही समान आए उसे ही पैलिंड्रोम्स कहते हैं। जैसे नमन, इसे चाहे आप आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें नमन ही आएगा, यानी एक ही आएगा। ऐसे ही मलयालम, इसे भी चाहे आप आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें एक ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीएनए में पैलिंड्रोम्स क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक समान पढ़े जाते हैं। यानी डीएनए में पैलिंड्रोम्स किसे कहा जाता है, तो क्षारों के उस अनुक्रम को कहते हैं जो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर एक ही समान आते हैं। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। और ऐसा जो सीक्वेंस होता है इस सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। नाइट्रोजनस क्षारकों की संख्या तथा विन्यास के आधार पर ये अनुक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स केवल इसी तरह के अनुक्रमों या सीक्वेंस को पहचानते हैं। यानी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो आणविक कैंची है, ये केवल इसी तरीके के अनुक्रमों को या सीक्वेंस को पहचानती है और उन्हीं को काटती है। आपको बता दें कि सन 1970 में नैथांस एवं स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया की कोशिकाओं से एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्राप्त किया था। यानी जो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से क्या प्राप्त किया इन्होंने, नैथांस और स्मिथ ने, इन्होंने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्राप्त किया था। यह एंडोन्यूक्लियस 6 न्यूक्लियोटाइड के विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रम GAATTC को पहचानकर डीएनए अणु को इस स्थान पर विखंडित करता है। यानी इनको जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्राप्त हुआ और किससे प्राप्त हुआ था, तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त हुआ। ये 6 न्यूक्लियोटाइड के विशेष पैलिंड्रोमिक अनुक्रम GAATTC को पहचानकर डीएनए अणु को विखंडित करता है या काटता है। इस प्रकार के पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वाले स्थलों को प्रतिबंधन स्थल कहा जाता है। यानी इस प्रकार के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं उन्हें रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट या इसी को टारगेट साइट्स भी कहा जाता है, लक्ष्य स्थल भी कहते हैं। इस प्रकार के एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स कहलाते हैं। यानी ऐसे एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स को ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स कहा जाता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किए गए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स को या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज को हिंद थर्ड नाम दिया गया था। नैथांस एवं स्मिथ को सन 1958 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया या इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सन 1972 में हर्बर्ट बायर ने प्लाज्मिड से डीएनए के एक खंड को काटकर अलग किया जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन की सूचना सहित थी। इस चार्ट को देखिए, इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स, उनके पैलिंड्रोम्स तथा स्रोत दिए गए हैं। तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ई कोर, इसका रिस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोम अनुक्रम है GAATTC। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम में GTTAAG। अब देखिए, नीचे से 5 प्राइम से पढ़ेंगे तब भी वही आएगा और ऊपर से 5 प्राइम से पढ़ेंगे तब भी वही आएगा। इसका विदलन हुआ या आणविक कैंची ने इसको जब काटा तो G देखिए अलग हो गया है और इसके जो बाद वाले AATTC थे ये सभी दूसरे में चले गए हैं, अलग भाग गए हैं। तो G के साथ में पेयर हुआ C और बचा नीचे वाले में TTAA, बाकी इसमें का G अलग हो गया है। इस तरह से खंडित हुआ है। अब ये वास्तव में है किसका, तो एस्चेरिचिया कोलाई का है। जो सूक्ष्मजीव एस्चेरिचिया कोलाई है, ई कोराई उसी का है। फिर हिंद थर्ड जो है, तो हिंद थर्ड में देखिए अभी हमने आपको बताया ही था, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर दिखाया गया और सूक्ष्मजीव स्रोत है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी RD। और फिर एक्समल आई है तो इसका जेंथोमोनास मैल्वेसेरम है।
और ऐसे ही जो फोर्थ वाला है, इसमें जो सूक्ष्मजीव का स्रोत है वो हीमोफाइलस इजिप्टिकस है। तो इस प्रकार से कुछ हमने आप लोगों को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दिखाए और उनके पैलिंड्रोम्स को दिखाया तथा उनका स्रोत क्या है ये भी दिखाया, और कैसे कट होते हैं, उनका विदलन कैसे होता है, आणविक कैंची उसको कैसे काटती है, ये भी हमने आप लोगों को दिखाया।